नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ के टीवी भारत में। मैं वर्षा वेणुगोपाल लेकर आई हूं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से भारत को लेकर बड़ी बात सामने आई है। दिग्गज उद्योगपति सर मार्टिन सोरेल ने कहा है कि भारत इस वक्त आग की तरह आगे बढ़ रहा है और दुनिया की नजर चाइना से हटकर भारत पर टिक गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की ब्रांड इंडिया को मजबूत करने के लिए तारीफ की। राजनीति में आज बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। 45 वर्षीय नितिन नबीन को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, अब नितिन नबीन उनके बॉस है। विदेश नीति से जुड़ी बड़ी खबर। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जैद 3 घंटे के विशेष दौर पर भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। अब दक्षिण की खबरें। कर्नाटका में जीबीए चुनावों के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। इस बार ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर से मतदान होगा। तमिलनाडु में राज्यपाल ने जल जीवन मिशन के लिए केंद्र से फंड जारी करने की मांग की। केरला से चौंकाने वाली खबर। सोशल मीडिया वीडियो के बाद मानसिक तनाव में एक व्यक्ति की आत्महत्या, महिला पर उकसाने का केस दर्ज। मनोरंजन में विजय की फिल्म जननायकन के सेंसर विवाद पर मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनिश्चित रखा। और खेल जगत से भारत न्यूजीलैंड T20 सीरीज से पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव की असली परीक्षा। वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज बेहद अहम। समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। भारत यूरोप ट्रेड डील मदर ऑफ ऑल डील्स। 2 अरब लोगों का सनहंज बाजार बनेगा उम्मीद। नोएडा टेकी की मौत मामले में पहले तस्वीरें आई सामने। नॉलेज पार्क पुलिस ने बिल्डर अभय सिंह को किया गिरफ्तार। बिना सोचे समझे की गई टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग बयान पर मेनका गांधी को ठहराया अवमानना का दोषी। बेंगलुरु की फिटनेस इन्फ्लुएंसर का आरोप। इंस्टाग्राम फॉलोवर ने किया ऑनलाइन उत्पीड़न और स्टॉकिंग। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिग्गज उद्योगपति सर मार्टिन सोरेल ने कहा कि भारत इस वक्त आग की तरह आगे बढ़ रहा है। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने बताया कि इस साल का दावोस अमेरिका के प्रभाव में जरूर है, लेकिन दुनिया की नजर अब चाइना से हटकर भारत पर जा रही है। सर मार्टिन के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताते हैं कि भारत में सिर्फ पिछले साल बल्कि इस साल और अगले साल भी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था रहेगा। उन्होंने कहा कि जो कंपनीज चाइना पर ज्यादा निर्भर थी, अब वो भारत को सबसे मजबूत विकल्प मान रही है। इस बीच दावोस में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के रूप में पेश किया। सोरेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की और कहा कि उन्होंने ब्रांड इंडिया को दुनिया में मजबूत पहचान दिलाई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका की सख्त नीतियां यूरोप को चाइना के और करीब ले जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन बेहद खास और ऐतिहासिक रहा, क्योंकि पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। 45 वर्षीय नितिन नबीन को आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये भव्य समारोह आज न्यू दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में आयोजित हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को बधाई देते हुए उन्हें पार्टी का सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने खास अंदाज में कहा कि अब नितिन नबीन उनके बॉस है और वह स्वयं पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक कार्यकर्ता अधिकारित पार्टी है, जहां संगठन सर्वोपरि होता है। समारोह के बाद प्रधानमंत्री और वरिष्ठ नेता नितिन नबीन के साथ पार्टी कार्यकाल के 5वें तल पर पहुंचे, जहां उन्होंने औपचारिक रूप से अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। इस दौरान नितिन नबीन का परिवार और बच्चे भी मौजूद रहे, जिनसे प्रधानमंत्री ने स्नेहपूर्वक बातचीत की। 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले नितिन नबीन बीजेपी के 12वें अध्यक्ष है।
इस नियुक्ति के साथ पार्टी में युवा नेतृत्व की नई शुरुआत मानी जा रही है। आज संयुक्त अरब एमिरेट्स के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहायन ने भारत के एक विशेष और बेहद छोटा दौर किया। ये दौर सिर्फ 3 घंटे का था, लेकिन इसका राजनीतिक और कूटनीतिक महत्व काफी बड़ा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और यूएई राष्ट्रपति का स्वागत किया। दोनों नेताओं को गर्मजोश से गले मिलते हुए देखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वह अपने भाई का स्वागत करने एयरपोर्ट गए। दोनों नेता एयरपोर्ट से एक ही कार में साथ आए और ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम एशिया में हालत तनावपूर्ण है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव, गाजा में जारी अस्थिरता और यमन संघर्ष जैसे मुद्दे इस समय चर्चा में है। इसके साथ ही अमेरिका गाजा शांति योजना के दूसरे चरण की तैयारी कर रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा भारत यूएई रिश्तों की मजबूती को दिखाता है। ये शेख मोहम्मद बिन जैद की भारत की तीसरी आधिकारिक यात्रा है, जो दोनों देशों को गहरे और भरोसेमंद संबंध को दर्शाता है। अब नजर डालते हैं दक्षिण की ओर। कर्नाटका राज्य चुनाव आयोग ने जीबीए चुनावों के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस बार खास बात यह है कि ईवीएम को हटाकर फिर से बैलेट पेपर से मतदान कराने का फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग ने 5 नगर निगमों और 192 स्थानीय निकायों के लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। कुल मतदाताओं की संख्या 43,20,000 महिलाएं और 1,635 अन्य मतदाता शामिल है। ये सूची फिलहाल अंतिम नहीं है। मतदाता 20 जनवरी से 30 फरवरी तक नाम जोड़ने, हटाने या सुधारने के लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर सत्यापन भी कराएंगे। चुनाव आयोग के अनुसार अंतिम वोटर लिस्ट 16 मार्च को जारी की जाएगी। नामांकन की अंतिम तारीख तक बदलाव की अनुमति होगी। राज्य चुनाव आयुक्त जीएस संगरिशी ने साफ कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है और किसी की दबाव में काम नहीं करती। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव पर कोई रोक नहीं लगाई, इसीलिए ये फैसला लिया गया। बताया जा रहा है कि 25 मई की बाद जीबीए क्षेत्र में चुनाव हो सकता है। आज 2026 के पहले विधानसभा सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। इस दौरान राज्यपाल के भाषण में केंद्र सरकार से जुड़ी एक अहम मुद्दे पर खास जोर दिया गया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को तुरंत फंड जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीते 1.5 साल से तमिलनाडु को मिलने वाली 3,112 करोड़ रुपए की राशि अब तक जारी नहीं की गई है, जबकि राज्य में 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा घरों को पाइप से पानी की सुविधा दी जा चुकी है। राज्यपाल का ये भाषण तमिलनाडु सरकार द्वारा तैयार किया गया था और उस नारे का अर्थ था, ज्ञान और विवेक रखने वालों के सामने कोई भी चाल टिक नहीं सकती। इसके साथ ही कवि भारती दर्शन की पंक्तियों का हवाला देते हुए कहा गया कि क्षेत्रों जैसे सभी सुविधाएं ग्रामीण इलाकों तक पहुंचानी चाहिए ताकि हर व्यक्ति को समान विकास मिले। अंत में राज्यपाल ने केंद्र से अपील करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के लिए जरूरी वित्तीय सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाए। केरला के कोझिकोड जिले से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जिसने पूरे राज्य को झंझोर कर रख दिया है। 42 वर्षीय एक व्यक्ति ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली, जिसके पीछे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक बस का वीडियो बताया जा रहा है। ये वीडियो एक महिला ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था, जिसमें उस व्यक्ति पर बस यात्रा के दौरान यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद व्यक्ति को भारी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। वह अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। पुलिस के अनुसार वीडियो वायरल होने के 2 दिन बाद व्यक्ति मृत पाया गया। इस मामले में पहले अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी इस पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है। ये घटना सोशल मीडिया
के जिम्मेदार इस्तेमाल और सार्वजनिक बदनामी के गंभीर परिणामों पर बहस छेड़ रही है। अब खबर मनोरंजन जगत से। मद्रास हाई कोर्ट में अभिनेता विजय की फिल्म जननायकन के सेंसर सर्टिफिकेट से जुड़े मामले पर सुनवाई पूरी हो गई है और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला फिल्म के निर्माता केवीएन प्रोडक्शंस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी के बीच चल रहा है। सीबीएफसी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल AR सुंदरेशन ने कहा कि निर्माताओं ने फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी को भेजने की प्रक्रिया को कभी कोर्ट में चुनौती ही नहीं दी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोर्ट केस ना होता तो 26 जनवरी तक फिल्म पर फैसला आ चुका होता। सीबीएफसी ने सवाल उठाया कि बिना सर्टिफिकेट 9 जनवरी की रिलीज डेट कैसे घोषित की गई और 500 करोड़ के अनिवेश का दावा भी किया गया। वहीं निर्माताओं की ओर से वरिष्ठ वकील सतीश प्रसन्नन ने कहा कि सीबीएफसी ने कोई लिखित आदेश नहीं दिया, सिर्फ एक कम्युनिकेशन था। दिसंबर 25 से जनवरी 5 तक कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए कोर्ट जाना पड़ा। उन्होंने ये भी बताया कि अमेजॉन ने 31 दिसंबर को रिलीज को लेकर स्पष्टता न होने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। मुख्य न्यायाधीश ने मामले में जल्दबाजी पर सवाल उठाए और कहा कि इससे गलत मिसाल बन सकती है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब खेल जगत से खबर। भारत बनाम न्यूजीलैंड T20 सीरीज से पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव की असली परीक्षा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज बुधवार से शुरू हो रही है। ये सीरीज भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप से पहले आखिरी बड़ी तैयारी मानी जा रही है। इस सीरीज में सबसे ज्यादा नजरें होंगी भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पर। कप्तान के तौर पर सूर्या का रिकॉर्ड शानदार रहा है। उन्होंने 2024 के बाद से 72% से ज्यादा मैच जीते हैं, लेकिन बल्लेबाज के रूप में उनका फॉर्म चिंता का विषय बना हुआ है। साल 2025 में सूर्या ने 19 मैचों में सिर्फ 218 रन बनाए हैं और एक भी अर्धशतक नहीं लगा। इसी वजह से उन्हें बल्लेबाजी क्रम में चौथे नंबर पर आना पड़ा। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम भी मजबूत है। डेविन कॉनवे, मिचेल सतनर, ग्लेन फिलिप्स और तेज बल्लेबाज जेकब डफी भारत को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। ऐसे में ये सीरीज सिर्फ जीत की नहीं बल्कि कप्तान सूर्या के आत्मविश्वास और नेतृत्व को स्थापित करने की भी परीक्षा है, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले टीम को एक फॉर्म में चलने वाला कप्तान चाहिए। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक लाते रहेंगे सटीक और भरोसेमंद अपडेट्स। मैं वर्षा वेणुगोपाल आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए KTV भारत। धन्यवाद।